अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे मुखातिब होऊंगा तो वो ये है कि व्हाट इज़ वेक्टर्स एंड व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो प्रॉब्लम है अक्सर स्टूडेंट्स के साथ पेश आता रहता है कि उनको रेजोल्यूशन की समझ नहीं आ रही होती। लिहाजा आपसे मैं ऐसे अंदाज में पेश करूँगा कि आप इंशाल्लाह 100% श्योर भी होंगी और आपको समझ भी आई होगी। इधर तो वेक्टर जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप बयान करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आपको ज़रूरत पड़े, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बग़ैर अगर आप किसी क्वांटिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर। एक बार फिर आप सुन लें, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे बयान करने के लिए, जिसे डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, देन such physical quantity is known as vectors. अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किसे कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, यानी एक वेक्टर के बखरे बना लेते हैं, उसके हिस्से बना लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डिटेल है, मैथमेटिकल डिटेल, वो मैं आपके साथ बोर्ड पर शेयर करता हूँ और आए कि उसको भी आप के सामने डिटेल से पेश करूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो हमने बात की कि वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग प्रोसेस ऑफ ए वेक्टर, splitting process of a vector is called is known as resolution of vectors. तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग मीन्स कि आप एक वेक्टर के दो हिस्से बना लेते हैं या दो से ज़्यादा बना लेते हैं, तो आप इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, आपने वेक्टर के फर्ज करें एक आपके पास वेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं ए। फर्ज करें इसका नाम है ए। तो इसको हम कैसे इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं या तोड़ते हैं या इसके हिस्से बनाते हैं, और जब आप इसके हिस्से बना लेते हैं तो इन हिस्सों का नाम क्या होता है, इन हिस्सों को कौन सा नाम देते हैं। तो अब वो वाली चीज़ें ज़रा तफसील से पढ़ते हैं। ये जो कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बाद जो आपको हिस्से मिलते हैं उसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर मोर देन 2 है या तो उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन आमतौर पर हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट किया जाता है या इसको तोड़ा जाता है या इसके 2 हिस्से बनाए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और बाद में आपको बताऊंगा भी सही कि इसको रेक्टेंगुलर का नाम कंपोनेंट्स का नाम क्यों देते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर किसी एक वेक्टर को इसके 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड या तोड़ने को या स्प्लिट करने को रेजोल्यूशन कहते हैं। और इस रेजोल्यूशन के
नतीजे में जो कंपोनेंट्स हासिल होते हैं उसे नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होती हैं। एक को नाम देते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरे को नाम देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरे को नाम देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अब हम थोड़ा तफसील में जाते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो नज़र कैसे आती हैं और उसको आप शक्ल में कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको ग्राफिकली आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक वेक्टर को आप ग्राफिकली कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको कैसे स्प्लिट किया जाता है, वो वाला प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो है, ये फिगर जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कौन सी नई ऐसी टर्म्स आ गई हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होता। तो ये भी इसलिए मसला होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि ये जो शक्ल होती है इसके नीचे भी होता है, इस तरफ भी होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई पॉजिटिव एक्सिस है, और नीचे जो है ये वाई नेगेटिव और ये भी एक्स नेगेटिव। तो हम सिर्फ ये वाली साइड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, इसके लिए सबसे पहले आपने ये वाली शक्ल ड्रा करनी होती है। ये बनाई तो फिर उसके बाद जो आपको गिवन वेक्टर होता है उसको बिल्कुल इसी तरह जैसे दिया होता है उसी तरह आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना होता है। यानी आपके पास अगर 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो आपने यहाँ पर भी 60 डिग्री के एंगल के साथ इसको बनाना होता है जो वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले कौन सा है इस प्रोसेस का हिस्सा, ड्रा द गिवन वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसका पहला स्टेप है, ड्रा गिवन वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ड्रा हो गया है तो फर्ज करें आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया है तो आप 60 डिग्री बनाएंगे, इधर 60 डिग्री के एंगल से आप इसको ड्रा करेंगे। इसका जो दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप हो गया ड्रा द गिवन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा इसका जो स्टेप है वो इसमें हम करते हैं, इसका जो हेड होता है गिवन वेक्टर का उससे एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर आप इसको ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर। तो ये एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। इस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं और फर्ज करें ये है पी। तो ये एक्स एक्सिस को क्यू पर क्या कर देता है, इंटरसेक्ट करता है। तो अब जो है हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट से लेकर ओ से लेकर ये क्यू पॉइंट तक, ये एक कंपोनेंट बन जाता है। इसको हम नाम देते हैं एक्स कंपोनेंट, या इसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और दूसरा जो है ये परपेंडिकुलर जो होता है, जो ड्रा करते हैं हम पहले ये जो है इसको नाम देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अगर इसको आपने नाम दिया है ए तो ये वाला बनता है ए वाई और ये वाला क्या बन जाता है ए एक्स। अगर आपने इस वेक्टर को ए का नाम दिया तो ये ए एक्स होता है और ये ए वाई होता है, ये ए एक्स होता है। अगर आपने इसको नाम दिया है एफ तो ये एफ वाई होगा और ये एफ एक्स होगा। इन दो कंपोनेंट्स को जो नाम देते हैं इनको मिलकर हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी ए एक्स और ए वाई इन दो कंपोनेंट्स को
कलेक्टिवली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स हैं, किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी ऐसे किसी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल। अब उम्मीद है आपको समझ आएगी। किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है उन्हें क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये जो है, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, ये जो है ए एक्स क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ गिवन वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, और ये जो है वाई, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द गिवन वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन पे इस वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अलोंग द एक्स डायरेक्शन इसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। यानी एक वेक्टर है, उसकी एक्स डायरेक्शन में भी इफेक्ट होती है और वाई डायरेक्शन में भी इफेक्ट होती है, और उनको हम कलेक्टिवली हम यूँ लिखते हैं कि ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, और इनकी ये अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी इफेक्टिव वैल्यू है, और ये अलोंग द वाई डायरेक्शन इसकी इफेक्टिव वैल्यू है। तो ये इसका मजमूई जो है निज़ाम आ जाता है, या इसको इक्वेशन हम कह सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि ये कैसे आता है, और साथ साथ यूनिट वेक्टर्स को भी इसके साथ मिलाएंगे, और जो यहाँ पर एंगल है वो इसमें कैसे शामिल होती है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में शामिल करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसको कम्प्लीटली देख लें, और उसके बाद आने वाली वीडियो को भी हम जल्दी अपलोड कर देते हैं। शुक्रिया।